जय हिंद दोस्तों, मैं नसीब आलम। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भारतीय संविधान यानी कि जो 11th क्लास का जो सिलेबस है, 11th क्लास के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो दो किताबें हैं। एक के बारे में हम लोग जो है वो सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं और एक जो है वो भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करती है। तो भारतीय संविधान के जो पुस्तक है उसके अंदर जो है कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें जानना है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारे माइंड में एक मैप तैयार हो जाए कि आने वाले टाइम के अंदर हमें किन किन तथ्यों के ऊपर, किन किन चीज़ों के ऊपर हमें चर्चा करना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं तो एक नोटबुक जो है अपने पास ज़रूर रखें ताकि उन मेन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर सके। जो आपके जब आप स्टडी करते हैं, कोई भी किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी तथ्यों को देखने में, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो तथ्य हैं उससे ज़्यादा भी तथ्यों को हम लोग उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सभी सिनेरियो जो है, सभी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो बुक का टाइटल है, यानी कि जो हमारा किताब है 11th क्लास का जो फर्स्ट बुक हम जिसको बोलते हैं वो है भारत का संविधान। आप इसमें देखेंगे भारत का संविधान, सिंपल है, भारत एक देश, संविधान यानी कि संविधान के बारे में अभी जो है इतना ही हमें जान लेना चाहिए कि संविधान एक ऐसे दस्तावेज को कहते हैं जो किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और किसी देश को चलाने के लिए ही नहीं, किसी देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसकी डिटेल हम लोग करेंगे अगले वीडियो से। आज हमें इतना जानना है कि हमारा जो बुक है भारत का संविधान, इसके अंदर हमें भारत के संविधान के बारे में, यानी कि हमें सिर्फ संविधान, क्योंकि जैसे ही संविधान की चर्चा होती है वैसे ही बच्चों के माइंड में आता है कि सर हम संविधान पढ़ेंगे, इतने सारे अनुच्छेद हमें रटना होगा। तो आप डरिए नहीं, 11th क्लास के अंदर हमें ज़्यादा अनुच्छेदों को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय संविधान के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और इसके व्यवहार की चर्चा करेंगे। हम संपूर्ण भारतीय संविधान की चर्चा नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो इसके सिद्धांत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको व्यवहार में कैसे लाया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि जो हमारा किताब है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसके अंदर हमें पूरे संविधान के कुछ विशेषताओं को, उनके कुछ मुख्य सिद्धांतों को और उनके कुछ मुख्य व्यवहार, यानी कि वो किस तरह से व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों के बारे में हमें चर्चा करना है। अब उसमें कौन कौन से ऐसे अध्याय हैं जिसको हमें चर्चा में लाना है? तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो हमारा संविधान है वो क्या है। हमें किसी भी देश को, या हमारा ही नहीं किसी भी देश को, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और वे देश अपने संविधान को कैसे बनाए, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो भारत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, भारत के संविधान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो भारत का जो संविधान है वो क्यों है, यानी कि उसकी आवश्यकता क्यों है और इस संविधान को हमने कैसे बनाया। तो इसको कैसे बनाया के अंदर हम लोग ये चर्चा करेंगे, कब बना, कितनी समितियों ने मिलकर के इसको बनाया, कौन कौन से समितियों ने इसको रिकमेंडेड किया, कितने देश के संविधानों को पढ़ा था हम लोगों ने, या हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने, जो संविधान निर्माता थे उनको कैसे चुन करके लाया गया। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान कैसे, संविधान क्यों में हम लोग उन तथ्यों के बारे में जानेंगे कि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान का मुख्य रोल क्या होता है, किसी भी देश को संविधान कौन कौन से तथ्य, कौन कौन सी चीजें जो है वो मुहैया करवाती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कह सकते हैं संविधान के कार्य और संविधान के महत्व के बारे में हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। संविधान क्यों और कैसे में पढ़ेंगे कि इस संविधान को बनाया कैसे गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला पार्ट जो है, जब हम लोग संविधान बना चुके होंगे, संविधान का इंपॉर्टेंस, उसका महत्व को जान चुके होंगे, तब हम लोग जानेंगे कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बहुत सारे राइट्स देते हैं, वो हमें बहुत सारी ड्यूटीज देती हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो उन कैरेक्टर्स में से कौन कौन से कैरेक्टर्स को हम जानेंगे। तो दूसरा ही अध्याय आपको क्लियर कर देगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपको राइट्स दिए गए हैं, जो आपको अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है,
चाहे वो लीगल हो चाहे वो फंडामेंटल हो, यानी कि चाहे वो मौलिक अधिकारों की चर्चा करने की बात करे या वो कानूनी अधिकारों की चर्चा करें, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वे जो मौलिक अधिकार है इसको हमने अपने संविधान में कहां से लिया है, मौलिक अधिकार क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मौलिक अधिकारों के केस में क्या क्या हमें अधिकार मिला है या कौन कौन सी चीजें जो हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको मान्यता देता है या उसको प्रोटेक्ट करता है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। और इसी अधिकार के अंदर हम लोग मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, यानी कि भाग 3 और भाग 4 दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है चुनाव और प्रतिनिधित्व। आप देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश को जानने के लिए हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जहां की जनसंख्या बहुत कम होता है वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है, लेकिन भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसीलिए भारतीय संविधान ने हमें जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अलाउ किया है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करने के लिए हमारे संविधान ने कहा है कि आप भारतीय संविधान में किस तरह से चुनाव करेंगे और चुनाव के अंदर जो प्रतिनिधि होता है उन प्रतिनिधियों का क्या क्या रोल होता है, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। तो प्रतिनिधियों के चयन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को हमारा संविधान जो है इसके अंदर दिया हुआ है। तो हम तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि चुनाव कैसे होता है और कौन कौन से चुनाव हमारे यहाँ पर होते हैं, प्रतिनिधि क्या होता है और उन प्रतिनिधियों का जो चयन है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं। जब हम लोग ये पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हम चुनाव कर लिए होंगे, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर चुके होंगे, तो वो प्रतिनिधि क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। तो उस सरकार के कुछ अंग होते हैं, उनके अंगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि सरकार के अगर हम देखें तो सरकार का जो आजकल जो है वो 4 स्तंभ हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोग 3 स्तंभ के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करने के कार्य करती है, विधायिका जो कानूनों को बनाने के कार्य करती है, और न्यायपालिका जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है और जो कार्यपालिका के द्वारा कानूनों को लागू किया जाता है उन कानूनों की व्याख्या करने का काम करता है। तो इन तीनों ही अध्याय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका का फॉर्मेशन कैसे होता है, विधायिका क्या होता है, विधायिका को हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से विधायिका काम करती हैं, इसके बाद न्यायपालिका क्या होता है और न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस 3 अध्याय के अंदर। ये 3 स्तंभ है सरकार की, और चौथा स्तंभ जो है आजकल हम लोग मीडिया को मानते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे कि भारत के अंदर शासन व्यवस्थाएं कैसी है। तो हम देखेंगे कि जैसे ही शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 के अंदर ही इसकी व्याख्या कर दी गई है कि भारतीय संविधान जो है वो एक यूनियन होंगे, यानी कि वो राज्यों का यूनियन होगा। तो यूनियन किस तरह के संघीय व्यवस्था में होता है, ये किस तरह की व्यवस्था में होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये एक संघीय व्यवस्था के अंदर होता है। तो हम संघवाद सिस्टम के बारे में जानेंगे, संघवाद क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, भारत के अंदर जो है वो पूर्ण संघवाद है या पूरी तरह से संघवादी व्यवस्था को नहीं मानता, तो उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि कई बार बोल दिया जाता है कि भारत एक संघवादी देश नहीं है, वो एक अर्ध संघीय है, तो ऐसा प्रश्न क्यों उठाया जाता है उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है हमारा स्थानीय शासन। ये हमारे संविधान की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि हमने 2 स्तर की सरकार के अलावा भी एक तीसरा स्तर की सरकारों को बनाया हुआ है, जिसको हम लोग स्थानीय सरकार बोलते हैं, स्थानीय शासन बोलते हैं। इसका आरंभ तो बहुत पहले से देखा जाता है, आप महाभारत में देखेंगे तब भी स्थानीय सरकार का जिक्र आपको मिलेगा। स्वरूप था लेकिन इसका नाम अलग था, स्वरूप वही था, काम वही था। अब आगे चलते हैं तो उसमें आपको मिलेगा अंग्रेजों के काल में भी आपको स्थानीय सरकार के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा जोर दिया गया था। महात्मा गांधी जो है वो सबसे ज्यादा पुरजोर समर्थक थे स्थानीय सरकार का। वो कहते थे कि अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो स्थानीय शासन को मजबूत बनाइएगा। आगे चल करके जो हमारा संविधान बना तो उस समय जो है स्थानीय शासन को संविधान के अंदर नहीं रखा गया था, लेकिन
1993 के अंदर जो है स्थानीय शासन को भी संवैधानिक दर्जा मिल गया और तब से लेकर के आज तक जो है स्थानीय शासन जो है वो पंचायत और निगम लेवल पर जो है वो कार्य को अंजाम दे रही है। तो इसका पूरा इतिहास हम लोग जानेंगे, स्थानीय शासन क्या होता है, स्थानीय शासन किस तरह से काम करता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, जब दो तरह की सरकारें काम कर रही है तो तीसरी सरकार की क्या आवश्यकता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंदर। जब हम इन चीजों को पढ़ चुके होंगे तो हमारे माइंड में एक प्रश्न आएगा कि सर जब हमारा संविधान इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था, तो फिर इतने सारे संशोधन कैसे किए गए, उन संशोधनों की आवश्यकता क्यों थी। तो मैं आपको बताता हूं कि एक डेड बॉडी जो होता है, डेड बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार का यानी नाखून और बाल को अगर आप छोड़ दे तो किसी भी चीज में कोई भी वृद्धि नहीं होता और वो समय के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं करता। अगर उसको समय के साथ एडजस्टमेंट करना है तो उस बॉडी के अंदर जीवन का होना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे ही हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है, अगर हमारा संविधान में इतना परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज है, इसके अंदर जो है वो जीवन है और वो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करके और समय के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट कर रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही जानेंगे कि कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं जिसके कारण हम भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज का दर्जा देते हैं। दस्तावेज क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जीवंत क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस अध्याय के अंदर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन। देखो दर्शन क्या होता है, फिर उसके अंदर देखो हमें पूरा दर्शन नहीं पढ़ना, हमें राजनीतिक दर्शन पढ़ना है और राजनीतिक दर्शन के अंदर भी कई सारे कैटेगरी होता है। हम लोग बात करने वाले हैं राजनीतिक दर्शन किसका, संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें दर्शन नहीं पढ़ना, हमें राजनीतिक दर्शन, और राजनीतिक दर्शन भी किसका राजनीतिक दर्शन, हमें संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है, उसका राजनीतिक दर्शन क्या क्या है उसके बारे में इस अध्याय में संक्षेप में पढ़ेंगे। जो हमारी दूसरी पुस्तक है उसके अंदर हम पूरा ही भारत के संवैधानिक और भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन के बारे में ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस दर्शन के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे वो संघवाद हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो अधिकार हो, सार्वभौमिक देश मताधिकार हो, तो इन सभी के बारे में हम राजनीतिक दर्शन के अंदर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी माइंड को एकदम क्लियर करके बैठे कि हमें पूरा संविधान के अनुच्छेद को नहीं रटना है, हमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं जिसको हमने इस पूरे साल के अंदर पढ़ना है। आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैं आपको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान कैसे बना और संविधान क्यों जरूरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान के अंदर जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उन तथ्यों को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो जो है आगे बनते रहें और इकोनॉमिक्स के, जियोग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस और भी विषयों के वीडियोस आप तक आती रहें, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।